के सीजन में आपको इनकम टैक्स का पोर्टल समझना जरूरी है। और उससे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि कौन सा फॉर्म किस पर्सन के लिए है और कौन से इनकम सोर्स के लिए है। तो आज हम आईटीआर के फॉर्म के बारे में समझेंगे और उसके पोर्टल के बारे में समझेंगे। तो डिटेल हम इनकम टैक्स साइट के बारे में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में आपकी साइट इनकम टैक्स साइट कैसे चलती है। क्लियर? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। हम आज पूरे A to Z इनकम टैक्स पोर्टल और इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपडेट हुए इस पोर्टल के बारे में समझेंगे। आप अगर आईटीआर फाइल करते होंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरी तरीके से पोर्टल चेंज हो चुका है, ये पूरी तरीके से सिस्टम अपडेट हो चुका है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। क्योंकि इंटरनल आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स रिफॉर्म हो चुका है, पूरी तरीके से अमेंडमेंट हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से 2025 हो चुका है और लगभग 700 सेक्शन से 500 सेक्शन पे आ गया है। लमसम 200 या 250 सेक्शन हटा दिए गए हैं या एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए हैं। तो हमको बड़ी सावधानी से इनकम टैक्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो पुराने सेक्शन का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस हो सकते हैं या मिस गाइड हो सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए ये पूरा पोर्टल हमारा स्ट्रक्चर है। इस इंफॉर्मेशन को कहां रखा गया है? पहले आप देखते होंगे कि ये इंफॉर्मेशन इस साइड में आ रही थी, कुछ सारी इंफॉर्मेशन इस साइड में आ रही थी, बट अभी आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये एक थीम लगा दी गई है जो आपको बहुत अच्छी दिख रही है और एक डेट यहां पे और दिख रही है, 31 जुलाई, द बेस्ट डे ऑफ द फाइल ऑफ आईटीआर। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ध्यान देना। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है आईटीआर फिल करने की। आज 2 जुलाई है, आपके पास 28 दिन और है, 29 दिन और हैं। तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट से पहले आईटीआर फिल करने, अन्यथा आपको लेट फीस, पेनल्टी, सारी चीजें भरनी पड़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग पोर्टल की। तो पोर्टल में आप जैसे ही नीचे आएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दी गई है। ये जो इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई थी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे थी वो यहाँ पे अलग अलग पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे दी गई हैं, आप सभी देख सकते हो। तो ये इस तरीके से पोर्टल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, मेन ऑब्जेक्ट पर। हमें फाइल करना है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए क्लाइंट, आप ये समझिए कि किस इनकम के लिए कौन सा फॉर्म अवेलेबल है, कौन सा फॉर्म होता है किस इनकम के लिए, या कौन से इनकम सोर्स के लिए कौन सा फॉर्म हम लोग भरते हैं या जाता है। तो इसके लिए हम आएंगे यहां पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक तरफ से सारी चीजों को। तो हमारे पास कितने पर्सन होते हैं? सैलरी पर्सन या एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, या सीनियर सिटीजन, सुपर सिटीजन, और उस पर नॉन रेजिडेंस और HUF, इतने लोग हमारे पास होते हैं आईटीआर भरने के लिए। क्लियर? अब इनके फॉर्म के बारे में समझेंगे, भैया इनका फॉर्म क्या है। तो एक एक लोग को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी वालों की संख्या ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। सैलरी वालों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो सैलरी वालों के लिए सबसे फेमस फॉर्म क्या है? ITR 1। हम सभी जानते हैं कि जो सैलरी की इनकम है वो कौन सा फॉर्म भरेगा? ITR 1 फॉर्म भरेगा। ठीक है, ये तो पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि ITR 1 फॉर्म कौन नहीं भरेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है। अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और ITR 1 फॉर्म किस किस केस में भरा जा सकता है या कौन कौन सी इनकम इसमें सबमिट की जा सकती है सैलरी के अलावा। तो आप इसमें पेंशन इनकम भी ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम पेंशन से आ रही हो तो पेंशन इनकम भी ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 1 हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक मकान आपके पास है और उससे रेंटल इनकम आ रही है, तो उस इनकम को भी ITR 1 में आप शो कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके कुछ इनकम है तो भी आप ITR 1 में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 तक, तब भी आप ITR 1 में ले सकते हैं। कैपिटल गेन है अगर 1,25,000 रुपए तक, तब भी आप ITR 1 में ले सकते हैं। क्लियर? तो इतनी इनकम आप ITR 1 में सबमिट कर सकते हैं। चलिए, कौन से लोग ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात, कौन से लोग ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते? तो अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर हो, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तब भी आप ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तब भी आप ITR फाइल नहीं कर सकते। क्लियर?
अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एसेट को, जो ऐसी एसेट खरीद रहे हैं जो आउटसाइड इंडिया है, तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर एनी अकाउंट लोकेट ऑफ आउटसाइड इंडिया, कोई भी आपका अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया में है, तभी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ही पर्सन एक्सेस टैक्स हैज बीन डिडक्ट फॉर द, अगर आपका TDS 194N में डिडक्ट हुआ है तभी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। क्लियर। अगला है लॉस कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने किसी भी एनी अंडर हेड इनकम, किसी भी इनकम के अंदर आपने अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तभी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए आते हैं ITR 2 के ऊपर, ITR फॉर्म 2 के ऊपर आते हैं कि ITR फॉर्म 2 कौन भर सकता है। क्लियर। आपको दिखाई दे रहा होगा ITR 2 कौन भर सकता है। क्लियर। थोड़ा सा जूम करते हैं, ITR 2 कौन फाइल कर सकता है। ओके चलिए, ITR 2 applicable for the individual not eligible for ITR 1। ठीक है, वह इनकम, वह पर्सन जो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 2 के लिए एलिजिबल होता है। कैसे, देखिए, दिस रिटर्न इज अप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, हैविंग इनकम अंडर एनी हेड अदर देन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। अगर आप कैपिटल गेन से इनकम जनरेट कर रहे हो तभी आप ITR 2 फाइल कर सकते हो, और अगर आपकी HUF की इनकम है तब भी ITR 2 फाइल कर सकते हो, और अगर आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख से ज्यादा हो रही है तब भी आप ITR 2 फाइल करोगे। क्लियर। आते हैं ITR 3 में। ITR 3 कौन फाइल कर सकता है भाई? तो अप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF। क्या है इसमें? दिस रिटर्न इज अप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF। यह रिटर्न इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए अप्लीकेबल है। क्या है? हैविंग इनकम अंडर द हेड सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ITR 3 सारी इनकम को एक्सेप्ट करता है। जितने भी इनकम है, इनकम टैक्स के 5 हेड, सारे हेड को ITR 3 क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किसी भी तरीके से आपकी इनकम हो, ITR 3 आप भर सकते हैं। ठीक है। आता है ITR 4। ITR 4 क्या दिया है समझिए। अप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म। ठीक है, अदर देन LLP को छोड़कर, कंपनी को छोड़कर सारी चीजें यहां पे एक्सेप्ट होगी। तो ITR 4 में क्या क्या आता है? सबसे पहले देखिए, जो सैलरी में आता है वही ITR 4 में आता है, ध्यान देना। ठीक है, जो सैलरी में आता है वही ITR 4 में आता है। अब ITR 4 क्या भी है? ये है बिजनेस एंड प्रोफेशन विच कंप्यूट ऑन द प्रिजेम्पटिव बेस इनकम 44AD, 44ADA, 44AE। इन सभी इनकम, ये सारे सेक्शन के अंतर्गत जो भी इनकम होती है ये ITR 4 में फाइल की जाती है। क्लियर। मतलब कि एक प्रेजेंटिव बेस इनकम है, मतलब लगभग अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस है और आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, डेटा नहीं आपके पास है, कोई रिकॉर्ड नहीं आपके पास है, तो उस केस में अपनी इनकम को एक लगभग क्राइटेरिया मानकर आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, कैन नॉट बी यूज बाई पर्सन। ITR 4 कौन यूज नहीं कर सकता है समझिए। ITR 4 कैन नॉट बी यूज बाई पर्सन हो। ऐसा कौन सा पर्सन है जो ITR 4 यूज नहीं कर सकता है? क्लियर। तो जो ITR 1 यूज नहीं कर सकता वो ITR 4 भी यूज नहीं कर सकता। क्लियर, एकदम शॉर्टकट में समझिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके पास अप्लीकेबल फॉर्म, अप्लीकेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सारे फॉर्म आपके पास दिए गए हैं। इस फॉर्म को अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट आपके पास है। क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना है। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्म होते हैं वो हमारे इनकम या सैलरी के रिकॉर्ड होते हैं। तो फॉर्म नंबर 1 जो अभी इसका नाम चेंज हो गया है 12BB, ये क्या है? पार्टिकुलर ऑफ द क्लेम बाय एन एम्प्लॉय फॉर द डिडक्शन टैक्स अंडर सेक्शन 192। फॉर्म 12BB आता है और ये TDS को क्लेम करने के लिए बताता है। सेक्शन 192 मतलब कि सैलरी वाली इनकम। किसकी वाली? सैलरी वाली इनकम। क्लियर। प्रोवाइड बाय द डिटेल प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। पूरी डिटेल इसमें भरी जाएगी। क्या होता है? एम्प्लॉय टू बी एम्प्लॉयर। ठीक है, एविडेंस आर
particulars of HRA, LTA, deduction of interest on the home loan tax saving claim deduction eligible for the payment। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप जरूर सुने होंगे कि कंपनी की तरफ से आपसे डिटेल मांगा जाता है क्या क्या आपके डिडक्शन हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो कंपनी जो डिटेल मांगती है आपसे, भाई आपके पास लोन है, आपके पास एलआईसी है, आपके पास बीमा है, इंश्योरेंस है, इसका डिटेल कंपनी मांगती है। फिर कंपनी उस डिटेल को किस फॉर्म के थ्रू सबमिट करती है, तो वो फॉर्म कौन होता है, फॉर्म 12BB। फॉर्म 12BB, इसके आधार पर आपके लोन लायबिलिटी का स्टेटस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। उसी के हिसाब से टीडीएस कटता है 192 में, 192 पे। तो जब टीडीएस करता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने के बाद टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। ओके, चलिए फॉर्म 2, फॉर्म 2 को आप बहुत अच्छे से जानते हो। फॉर्म 2 क्या है, फॉर्म 16, फॉर्म 16, फॉर्म 16 बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 16 सर्टिफिकेट ऑफ द टैक्स डिडक्ट एट सोर्स ऑन सैलरी। ये क्या है भैया, फॉर्म 16 ये एक सर्टिफिकेट है और एक प्रकार से कह ले कि आपके सैलरी का स्टेटमेंट भी है कि कंपनी आपको कितनी बेसिक सैलरी दे रही है, कितना एचआरए दे रही है, कितना एलटीए दे रही है, कितना अलाउंस दे रही है, उसमें से कितना डिडक्शन है और कितना एक्चुअल हैंड टू हैंड सैलरी आ रही है। इन सभी का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्म 16 में होता है। क्लियर। और जो टैक्स डिडक्ट होता है, टीडीएस जो काटा जाता है, उसका भी टोटल इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्म 16 में होता है। क्लियर। चलिए फॉर्म 16 हो गया सैलरी के लिए, और फॉर्म 16A जनरेट होता है अदर देन सैलरी पर्सन, मींस कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में फॉर्म 16A जनरेट होता है। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखिए, लिए काम वही करता है। उसके बाद आ गया फॉर्म 67, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कंट्री आर स्पेसिफाई टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया हो, किसी भी कंट्री में हो जो इंडिया के बाहर है, तो उसमें भी आपका स्टेटमेंट इनकम सबमिट किया जाएगा फॉर्म 67 के अंतर्गत। उसके बाद फॉर्म आता है 26AS। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति ने अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पैसा कटा है वो हमारे अकाउंट में सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई अननोन कंपनी आपका हर महीने टीडीएस काट रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा यार जो पैसा हमारा कट रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमारे अकाउंट में आएगा, हमारे पोर्टल पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म 26AS, जो आपके अकाउंट से डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। तो फॉर्म 26AS में इंफॉर्मेशन किसकी होती है, टीडीएस और टीसीएस की। जो भी टीडीएस कटेगा, जितने अमाउंट पे कटेगा, जितना कटा है, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल होती है। तो आप इसकी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्म 15G। फॉर्म 15G, फॉर्म 15G क्या होता है भैया, डिक्लेरेशन बाय रेजिडेंस टैक्स पेयर नॉट बिंग द कंपनी फर्म क्लेमिंग द क्रिएशन रिसीव्ड विदाउट डिडक्शन टैक्स। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म भरते हो फॉर्म 15G, तो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा कुछ केस में। क्लियर। उसके बाद आपका आता है 15H, डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द रेजिडेंस इंडिविजुअल हु इज द 60 ईयर एज फॉर मोर। ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 साल से अधिक है, वो अपनी टैक्स सेविंग को करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 15H फाइल करता है। जैसे किसी की पेंशन आ रही होगी, किसी की पेंशन आ रही होगी, किसी का म्यूचुअल फंड आ रहा होगा, ग्रेजुटी आ रहा होगा, तो उस केस में फॉर्म 15H भरकर सबमिट करेंगे, मतलब कि अपने एज का डिक्लेरेशन देंगे, अपनी एज के एग्जम्पशन का डिक्लेरेशन देंगे, तो उस केस में टैक्स यहां पे कटेगा नहीं। अब ये किसके लिए होता है, रेजिडेंस इंडिविजुअल 60 ईयर मोर टू बैंक फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस इंटरेस्ट इनकम। आपने जो पैसा जमा किया है उस पैसे पर बैंक इंटरेस्ट में टीडीएस डिडक्ट ना करे, इसके लिए आपको फॉर्म 15H फाइल करना होता है या भरना होता है। क्लियर। चलिए उस पर आता है फॉर्म 10E। फॉर्म 10E, फॉर्म 10E क्या होता है, फ्रॉम फॉर द फर्निश पार्टिकुलर ऑफ द इनकम फॉर क्लेमिंग रिलीफ सेक्शन 89 इनकम टैक्स एक्ट व्हेन सैलरी इज द पेड ऑफ एरियर्स एंड एडवांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की सैलरी पूरे साल नहीं आई और अचानक से दिसंबर मंथ में या जनवरी महीने में एक साथ आ गई। अब किसी भी व्यक्ति की महीने की सैलरी है 70,000 रुपए,
70,000 रुपए, ठीक है। अब पूरे साल नहीं आई, 11 महीने सैलरी नहीं आई और 12वें महीने सैलरी धड़ाम से आ गई अकाउंट में 8,40,000 रुपया। 8,40,000 रुपया अचानक से आ गया, अचानक से अकाउंट में आपके आ गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो 8,40,000 रुपए आए हैं, क्या इस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी? क्या इस पे टैक्स डिडक्ट होगा? तो उसी बोलते हैं एरियर, ठीक है। तो ये यहां पे कह रहा है कि सैलरी इज पेड इन एरियर्स आर एडवांस, ठीक है। सबमिटेड इंडिविजुअल क्लेम रिलीफ ऑफ 89, इस केस में टैक्स ना डिडक्ट किया जाए, ना काटा जाए, उसके लिए फॉर्म हम फाइल करते हैं 10E। कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? 10E वाला फॉर्म फाइल करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि भाई ये पैसा हमारा पूरे साल का अचानक से आ गया है या हमने एडवांस ले लिया है, तो इस केस में टैक्स नहीं कटेगा। चलिए, अच्छा, इस फॉर्म 10E में क्या क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है फॉर्म 10E में क्या क्या आता है, कौन कौन से? तो ये एरियर आता है, एडवांस सैलरी आता है, ग्रेजुटी आती है, कंपनसेशन आता है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन आती है, ठीक है। 10E, मान लीजिए सैलरी आपने एडवांस ले लिया या सैलरी आपकी रुक कर आई, एरियर बोलते हैं उसे, या आपकी ग्रेजुटी आई या आपका कोई भी अमाउंट आया, तो ये सारी चीजों पे टैक्स न लगे, इसके लिए फॉर्म 10 हम फाइल करते हैं। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 10 फाइल करते हैं। क्लियर? चलिए, स्लैब रेट पे आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, टैक्स स्लैब असेसमेंट ईयर 26-27 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो एक तरफ से बात करेंगे तभी चीजों को समझ में आएंगे। क्लियर? तो ओल्ड रिजीम यहां पे है और यहां पे है न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। ओल्ड रिजीम भी हमारे पास है और न्यू रिजीम भी हमारे पास है। समझिए, ओल्ड रिजीम में जो स्लैब रेट था वो 2,50,000 से था और न्यू रिजीम में जो स्लैब रेट है वो 4 लाख से है। मतलब कि ये पहले 2,50,000 रुपए जीरो हुआ करता था, नील हुआ करता था, बट अभी आपको 4 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। किस पे? न्यू टैक्स रिजीम पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्लियर?